नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार साहू आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। आज साइंस में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका पार्ट 4 आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँच सके। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। तो पित्त का निर्माण शरीर के लीवर में होता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल भी कहा जाता है के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो एस चंद्रशेखर ने। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होता है। तो एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन होता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है। तो टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हीरे की चमक किस कारण से होती है। तो हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपेक्षित आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है। तो अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पोलियो को टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। पोलियो को टीका सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तैयार किया था। तो पोलियो को टीका सर्वप्रथम जोनास साल्क ने तैयार किया था। जॉनी साल्क ने तैयार किया था। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है। तो गोबर गैस का मुख्य संघटक मीथेन है जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। गोबर गैस का मुख्य संघटक मीथेन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन पर केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है। न्यूटन पर केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो इस एक्सेलरेशन का मात्रक है जिसे हम हिंदी में त्वरण भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गॉइटर नामक रोग शरीर के किसकी कमी के कारण होता है। तो गॉइटर नामक रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। गॉइटर को हम घेंघा रोग के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ इसे गलगंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो बीमारी है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है। तो वायरस का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामान्य मनुष्य का अनुशीलक दाब कितना होता है। तो सामान्य मनुष्य का अनुशीलक दाब आपका 80 mm पारे के होता है आपका, जिसे हम इंग्लिश में डायस्टोलिक भी कहते हैं, और सिस्टोलिक इसका 120 mm का होता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कैलोमल क्या होता है। तो कैलोमल का रासायनिक नाम आपका मर्क्यूरस क्लोराइड है जिसे हम कैलोमल भी कहते हैं और इसका फार्मूला Hg2Cl2 होता है। Hg2Cl2 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम है ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। क्या है। तो ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड जिसे हम PB3O4 इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झूठा सोना किसे कहा जाता है। तो झूठा सोना आपका प्रकृति में पाए जाने वाले आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड को कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित
करने में कौन सा उत्प्रेरक होता है? तो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है, जो आंतों में प्रोटीनों की अमीनो अम्ल में अपघटित करने में यह पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एस्ट्रो-डी क्या है? तो एस्ट्रो-डी आपका ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन, एस्ट्रो-डी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। क्या है? तो जापानी एक्सरे उपग्रह है जो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है। मतलब कि पृथ्वी के ही दिशा में ध्रुव तारा भी घूर्णन करता है और बाकी सब तारे पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं, जिस कारण से वे सभी अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो मनुष्य का हृदय सामान्यतः 70 से 72 बार स्पंदन करता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से हम रक्तदाब नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1902 ईस्वी में रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो समुद्र का जल नीला इसलिए दिखाई देता है कि जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन आपका नाइट्रोजन गैस का यौगिक है। प्रोटीन आपका नाइट्रोजन गैस का यौगिक है, प्रमुख यौगिक है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उनके सामान्य वातावरण में, जैसे सामान्य वातावरण में जानवर का व्यवहार कैसा होता है, इथोलॉजी के तहत उसका अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी, जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1903 ईस्वी को मिला था। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पानी में सुई तो डूब जाती है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता रहता है, मतलब तैरता रहता है। और सुई के द्वारा जो हटाए गए पानी का भार जो रहता है वो पानी के भार के कम होता है, जिससे सुई पानी में आसानी से डूब जाता है। इसीलिए पानी में सुई जो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते हुए रहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।